Hello students, we have covered up the chapter number 6 up to the topic of nutrition and respiration. Today we are going to discuss the question answers of the same topics. So first we were going to discuss the question answers that were given in the NCERT book at page number 95. इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन? व्हाई इज़ डिफ्यूजन इनसफिशिएंट टू मीट द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमन? देखिए डिफ्यूजन जो प्रोसेस है वो क्या होता है, इट मूव अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन. ठीक है, यानी कि जो भी मॉलिक्यूल्स होंगे जिसका भी हमें डिफ्यूज़न करवाना है, जो डिफ्यूज़न का प्रोसेस कैरी आउट करेगा, दे विल मूव आउट फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन. ओके, तो हम इसका आंसर देखते हैं. इसका रिक्वायर आंसर क्या हो जाएगा हमारे लिए कि इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ऑल द सेल्स मे नॉट बी, जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनके जो सेल्स होते हैं, दे वर नॉट इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द सराउंडिंग एनवायरनमेंट. सराउंडिंग एनवायरनमेंट जैसे कि अमीबा का हम लोगों ने कर रखा कि अमीबा जो है सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, ये सराउंडिंग एनवायरनमेंट है, यहाँ से इसने क्या करना है, गैसेस का एक्सचेंज करना है. ठीक है, तो ये हो गया इसका सराउंडिंग मीडियम. तो ऐसा जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर ऐसा कुछ नहीं होता, वो डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में नहीं होती. तो जो सिंपल डिफ्यूज़न का जो प्रोसेस होता है वो उनकी बॉडी के अंदर अगर ये प्रोसेसिंग होती है तो क्या हो जाएगा, सेल टू सेल जाएगा. तो इसका मतलब सेल टू सेल जाने के लिए ये जो प्रोसेस है ये बहुत ज़्यादा टाइम ले सकता है. ठीक है, इसका और एक पॉइंट देख लेते हैं हम लोग, इसके अलावा और क्या इसका हो सकता है. अगर सिंपल डिफ्यूज़न का जो प्रोसेस है, अगर ये प्रोसेस कैरी आउट होता है ह्यूमन बीइंग के अंदर, तो इसका मतलब कि अगर हम लेते हैं कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ले लिया हम लोगों ने, ऑक्सीजन कैसे एंटर करता है, थ्रू रेस्पिरेशन. ठीक है, रेस्पिरेशन के थ्रू एंटर करता है बॉडी के अंदर. तो एक सिंगल मॉलिक्यूल जो है ऑक्सीजन का, अगर वो एक सेल से दूसरे सेल में जाए तो ऐसे करते करते फ्रॉम लंग्स टू टोज, यानी कि हमारे लंग्स से लेके हमारे पैर की उंगली तक पहुंचते हुए सेल टू सेल अप्रॉक्सीमेटली कितना टाइम लग सकता है उसको, इट टेक्स 3 years. दैट्स वाई डिफ्यूजन इज नॉट sufficient for the multicellular organism to meet their oxygen requirement, but in lower organism ये successful है. Now the second question क्या है, what criteria do we decide whether something is alive? something is alive का मतलब कि वो जिंदा है. हम कैसे बताएंगे कि वो ऑर्गेनिज्म जिंदा है? तो इसका क्या हो जाएगा क्राइटेरिया. इसके अंदर हम लोग क्राइटेरिया क्या लेंगे, बेसिकली कुछ पॉइंट्स हम उठाएंगे इसके अंदर. जैसे कि फर्स्ट पॉइंट हमने लिया, द लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव अ सेलुलर स्ट्रक्चर, यानी कि उसका एक सेल का स्ट्रक्चर होना चाहिए. ठीक है, लाइकवाइज इन केस ऑफ वायरस अगर हम लोग देखते हैं, वो किसी लिविंग बीइंग के अंदर एंटर करने के बाद मल्टीप्लिकेशन करते हैं. ठीक है, तो उनका अपना कोई सेल स्ट्रक्चर नहीं है, दैट्स वाई दे वर टोटली नॉट कॉल्ड एज ए लिविंग. उसके बाद सेकंड पॉइंट देखते हैं, दे शो मेटाबॉलिज्म. मेटाबॉलिज्म का मतलब कि उसकी बॉडी के अंदर एक्टिविटी होनी चाहिए, ब्रेक डाउन ऑफ लार्जर मॉलिक्यूल एंड फॉर्मेशन ऑफ लार्जर मॉलिक्यूल. तो हम लोग मेटाबॉलिज्म को जो है 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं. एक होता है कैटाबॉलिज्म और दूसरा हमारा होता है इसके अंदर एनाबॉलिज्म. 2 मेथड होते हैं. एनाबॉलिज्म के अंदर लार्जर मॉलिक्यूल बनते हैं, कैटाबॉलिज्म के अंदर लार्जर मॉलिक्यूल्स ब्रेक होती हैं. नेक्स्ट वन क्या हो जाएगा, लिविंग बीइंग अंडरगो ग्रोथ, रिपेयर एंड डेथ. तीनों प्रोसेस फॉलो करेगा कि उसकी ग्रोथ भी होगी, बॉडी पार्ट में अगर किसी चीज़ की डैमेज होती तो रिपेयर भी होगा और उसकी डेथ भी होगी. रेस्पिरेशन शो करेगा, मूवमेंट शो करेगा, न्यूट्रिशन करेगा एंड एज वेल एज रिप्रोडक्शन शो करेगा. रिप्रोडक्शन एज यू नो इन द लोअर क्लासेस इट मे बी एसेक्सुअल टाइप और इट मे बी ऑफ सेक्सुअल टाइप, दोनों में से कोई भी हो सकता है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर द आउटसाइड रॉ मटेरियल यूज्ड फॉर बाय एन ऑर्गेनिज्म. आउटसाइड रॉ मटेरियल कौन कौन से हैं जो ये यूज़ करते हैं. तो आउटसाइड रॉ मटेरियल अगर हम लोग बात करते हैं तो क्या क्या होंगे, इसके लिए हम लोग देखते हैं, वी नीड मटेरियल फ्रॉम द आउटसाइड. हमें आउटसाइड से सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हम जो हैं कि किस लिए हमें चाहिए होता है आउटसाइड मटेरियल. एक तो मेन
प्लांट से जैसे हम लोग डिपेंड करते हैं प्लांट के ऊपर, किस लिए डिपेंड करते हैं कि जो सिंथेसाइज है प्रोटीन का वो हम लोग नहीं कर सकते, वी नीड द प्रोटीन फ्रॉम देयर सब्सटेंसेस, ठीक है। जैसे कि पल्सेस है तो वो हमें किससे मिलती हैं, प्लांट से मिलती हैं। तो एनर्जी एंड मटेरियल वी गॉट फ्रॉम द फूड, हमें फूड से मिलेंगी। तो फूड से गेट हम कब करेंगे, बिकॉज प्लांट आर डूइंग द ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो प्लांट क्या करेंगे, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस दे मेक द फूड फॉर अस। क्लोरोफिल का यूज़ करते हैं प्लांट अपना फूड प्रिपेयर करने के लिए। एंड वाटर एंड मिनरल दे वर टेकिंग फ्रॉम द रूट्स। और ऑक्सीजन जो रिक्वायरमेंट होती है वो क्या करते हैं, वो रिलीज़ करते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और वो कहाँ पे चली जाती है, एटमॉस्फेयर के अंदर, और वहाँ से फिर अदर जो ऑर्गेनिज्म उसको यूज़ करते हैं, इवन द प्लांट ऑल्सो यूज़। ये तो बात होगी ऑटोट्रॉफिक के लिए। अब व्हाट अबाउट द हिट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म, हिट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म की ह्यूमन बींग वो किस पे डिपेंड कर देंगे। तो हिट्रोट्रॉफ्स जो होती हैं, ठीक है, हिट्रोट्रॉफ जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो यूज़ करते हैं किसको, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स को, जो कहाँ से मिलते हैं हम लोगों को, प्लांट से मिलते हैं। ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स होता है हिट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म का रॉ मटीरियल। ओके, उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है लास्ट क्वेश्चन इसके अंदर ऑफ पेज नंबर 95। व्हाट प्रोसेस वुड यू कंसिडर एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग लाइफ, लाइफ को मेंटेन करने के लिए कौन कौन से प्रोसेस जो हैं वो एसेंशियल हैं हमारी बॉडी के अंदर। तो इसके अंदर कौन कौन से आ जाएंगे, हमारा मेन प्रोसेस न्यूट्रिशन, जिसके अंदर हम लोग फूड का इंटेक करेंगे, डाइजेस्ट करेंगे। रेस्पिरेशन, जिसमें हम लोग यूज़फुल गैस को इंटेक करेंगे, हार्मफुल गैसेस को बाहर निकालेंगे। ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। समहाउ कुछ मानते हैं कि जो मूवमेंट है वो भी एक पार्ट है हमारा किसका, ये फाइंड आउट करने के लिए कि जो प्रोसेस है लाइफ के लिए वो एसेंशियल है, ठीक है। तो अगर हम लोग मूवमेंट को भी इंक्लूड करते हैं तो इसका हम एक शॉर्ट फॉर्मूला बना सकते हैं, दैट इज मिस्टर टीन, ठीक है। क्या फॉर्मूला बना सकते हैं हम लोग इसके लिए, मिस्टर टीन या मिस्टर 10, ठीक है। इसमें एम किसके लिए हो जाएगा, दिस इज यूज्ड फॉर मूवमेंट, आर for respiration, T for transpiration, E for excretion, N for nutrition। तो आप ये छोटा फॉर्मूला भी याद रख सकते हैं कि कौन से प्रोसेस हैं जो हमारी लाइफ को मेंटेन करने के लिए एसेंशियल है, तो कौन सा हो जाएंगे, मिस्टर 10। तो इसमें अलग अलग वर्ड की डेफिनेशन आपको मैंने बता दी कौन कौन सी है। नाउ नेक्स्ट द क्वेश्चन आंसर्स, व्हाट आर द ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस। ये क्वेश्चन हमारे कवर अप होते हैं जब हम लोग कवर अप कर लेते हैं न्यूट्रिशन का कंप्लीट टॉपिक। एंड दिस वर गिवन ऑन द पेज नंबर 101, उसके ऊपर गिवन है, ठीक है। तो इसमें देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हिट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रॉफिक और हिट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बीच में डिफरेंस क्या है, उसके लिए हम इसके कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स को उठा के देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो है जो हमने इसके अंदर लिया है वो है हमारा अकरेंस का, ठीक है। अकरेंस का हम लोगों ने लिया कि अकरेंस कैसी होगी। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन किस में अकर होता है, दिस विल अकर इन प्लांट्स। हिट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दिस विल अकर इन एनिमल्स एज वेल एज इन द नॉन ग्रीन प्लांट, जो प्लांट ग्रीन कलर के नहीं हैं कुछ, वो इसको करते हैं। फूड का सोर्स, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो फॉलो करते हैं उनका फूड का सोर्स कहाँ है, सेल्फ मैन्युफैक्चर। सेल्फ मैन्युफैक्चर किससे करेंगे, दे परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, ठीक है। कौन सा प्रोसेस फॉलो करेंगे, वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है उसको वो फॉलो करेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या हो जाएगा इसके अंदर हमारा, हिट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या करेंगे, एनिमल्स दे वर डिपेंड ऑन द रेडीमेड फूड, किसके ऊपर, या तो प्लांट्स के ऊपर, अगर कार्निवोरस हैं तो किसके ऊपर डिपेंड करेंगे, एनिमल्स के ऊपर। सोर्सेस ऑफ एनर्जी क्या है ऑटोट्रॉफिक की, डिपेंड ऑन सनलाइट। हिट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, दे डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स के ऊपर या तो डायरेक्टली डिपेंड करते हैं या इनडायरेक्टली, बट डिपेंड करेंगे उनके ऊपर। प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल अगर हम लोग देखें तो ये सिर्फ प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट है, तो एसेंशियल है इनके अंदर ये। क्लोरोफिल रिक्वायरमेंट नहीं होता है एनिमल्स के लिए, यानी कि हिट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के लिए रिक्वायरमेंट नहीं है। इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस कौन से यूज़ होते हैं, रॉ मटेरियल कौन सा हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मॉलिक्यूल। बट फॉर हिट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस वर नॉट रिक्वायर।
उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है इंजेशन और डाइजेशन का प्रोसेस फॉलो होता है कि नहीं होता है। तो इंजेशन डाइजेशन का प्रोसेस जो होता है वो प्लांट्स के अंदर नहीं होता, बट इन केस ऑफ हिटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दे फॉलो ऑल द एसेंशियल स्टेप लाइक इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एक्सक्रीशन, ऑल ऑफ दम। पोजीशन क्या है फूड चेन के अंदर, हम लोगों ने चैप्टर नंबर 15 के अंदर कर रखा है अब एनवायरनमेंट में, उसमें हमने स्टडी किया था अबाउट द फूड चेन। तो फूड चेन में हमारे प्लांट्स कहाँ पे आते हैं, देवर एट द टॉप पॉइंट। प्रोसीजर जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, जो किसी चीज़ के लिए कोई प्रोड्यूस करते हैं, खाना बना रहे हैं, तो खाना बनाने वाले प्रोड्यूसर्स हैं। हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का ऑर्गेनिज्म क्या है, देवर कंज्यूमर, चाहे वो प्राइमरी लेवल का हो, सेकेंडरी का हो या टर्शियरी लेवल का, लेकिन क्या होगा, वो कंज्यूमर होगा, चाहे किसी भी ऑर्डर का हो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन आता है वो है हमारा वेयर डू प्लांट्स गेट ईच ऑफ द रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर, यानी कि कहाँ से उनको मिलता है ये रॉ मटेरियल। तो प्लांट्स को ये रॉ मटेरियल कहाँ से मिलता है, दे गेट कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलती है भाई, उनको मिलती है स्टोमेटा से। स्टोमेटा एज यू ऑल नो दीज आर द स्मॉल टाइनी पोर्स फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। वाटर कहाँ से लेंगे रॉ मटेरियल, वाटर लेते हैं फ्रॉम रूट्स, रूट्स एब्जॉर्ब करती हैं, एंड अलॉन्ग विद द रूट्स दे ऑल्सो एब्जॉर्ब द मिनरल। तो मिनरल भी कहाँ से ले जाएंगे, वो रूट से। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर, व्हाट इज़ द रोल ऑफ एसिड इन आवर स्टमक। एसिड हमारे स्टमक में कहाँ से रिलीज़ होता है, एज यू ऑल नो जो एसिड है ये हमारे स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक जूसेस जो रिलीज़ होते हैं उनके अंदर क्या रिलीज़ होता है, हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या मेन रोल है, वो क्यों रिलीज़ होता है, क्या काम है उसका, तो इसका हम लोग देखते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इम्पॉर्टेंट क्यों है, एज यू ऑल नो एक तो ये क्या करता है, हमारे स्टमक के अंदर जो गैस्ट्रिक एंजाइम है पेप्सिन, उसके लिए एसिडिक मीडियम क्रिएट करवाता है फॉर इट्स प्रॉपर एक्टिवेशन। जैसे ही एंजाइम को एक्टिवेट करेगा तो इनएक्टिव फॉर्म में पड़ा होता है पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन एंजाइम, ये दोनों को एक्टिवेट करा देता है। पेप्सिन जो कि प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करेगा, रेनिन जो कि हमारे मिल्क के अंदर प्रेजेंट जो कैल्शियम पार्ट है, या हम लोग बोलते हैं उसके अंदर की जो उसकी शुगर मॉलिक्यूल्स पार्ट है, उसको ब्रेक करना ये शुरू कर देगा। इसके अलावा हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, हमारे फूड के अंदर प्रेजेंट जो हार्मफुल बैक्टीरियाज हैं ये उनको भी किल करता है। एंड ऑल्सो जैसे ही हमारे माउथ में जो स्लाइवा है उसके अंदर जो एंजाइम होता है स्लाइवरी अमाइलेज, वो एल्कलाइन नॉर्मल मीडियम में काम कर रहा है, उस मीडियम को वर्क करने से स्टॉप करना, ये भी काम किसका होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारा, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ये देखिए इस क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर ये मेंशन नहीं कर रखा है कि कौन से डाइजेस्टिव एंजाइम। अगर हम लोग बात करें डाइजेस्टिव एंजाइम की, तो डाइजेस्टिव एंजाइम कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, फ्रॉम द माउथ। ठीक है, माउथ में सलाइवरी अमाइलेज रिलीज हो रहा है। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं स्टमक के अंदर, तो वहाँ पे भी एंजाइम रिलीज़ हो रहे हैं जैसे पेप्सिन, रेनिन, लाइपेज। उसके बाद रिलीज़ होते हैं कहाँ से, स्मॉल इंटेस्टाइन में, बट स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करने से पहले वहाँ पे पैंक्रियास के भी एंजाइम जो है वो एंटर करते हैं। तो इसमें आपको कंबाइन करके सभी एंजाइम का एक ब्रीफ बताना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसके अंदर। इसमें शॉर्ट में लिखेंगे हम, सभी एंजाइम्स का किसी पर्टिकुलर का नेम मेंशन नहीं करना है। इफ़ यू वांट टू मेंशन द नेम देन यू हैव टू फॉलो। तो इसके अंदर अगर हम लोग देखना चाहें कि स्टेप बाय स्टेप अगर करें तो हम बाद में करते, पहले शॉर्ट ब्रीफ लेते हैं इसका। डाइजेस्टिव एंजाइम हेल्प इन ब्रेकिंग, पहले तो मेन देखते हैं कि वो करते क्या हैं। दे हेल्प इन ब्रेकिंग डाउन द कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल इनटू सिंपलर वन। जैसे आपको पता है कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, प्रोटीन्स जो है वो अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं, फैट्स जो होते हैं वो फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, विच मे बी रेडिली यूज्ड बाय एनिमल थ्रू एब्जॉर्प्शन या एसिमिलेशन के थ्रू हमारी बॉडी इनको यूज कर सकती है। डाइजेस्टिव एंजाइम हेल्प इन कन्वर्टिंग प्रोटीन्स इनटू अमीनो एसिड, फैट इनटू फैटी एसिड, ग्लिसरॉल एंड पॉलीसेकेराइड इनटू मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड यानी कि हमारा ग्लूकोज जो है उसके अंदर ये कन्वर्ट कर देते हैं। अब अगर
हम इसका स्टेप बाय स्टेप देखना चाहें कि स्टेप बाय स्टेप कैसे होगा डाइजेशन ऑफ एंजाइम, तो इसको हम लोग ब्रीफ में अगर देखें तो सबसे पहला पॉइंट हम लोग लेते हैं किसका, कार्बोहाइड्रेट का। कार्बोहाइड्रेट के अंदर कैसे होगा कार्बोहाइड्रेट, देखो आपको पता है कि माउथ के अंदर क्या होता है कि जो स्टार्च है इन द प्रेजेंस ऑफ स्लाइवरी अमाइलेज, ठीक है, जिसको हम लोगों ने नाम दिया था टाइलिन एंजाइम का भी, इसकी हेल्प से ये सिंपल शुगर के अंदर इसको कन्वर्ट कर देता है। वो सिंपल शुगर कौन सी होती है, हमारी माल्टोज होती है, ठीक है, उसके अंदर कन्वर्ट कर देता है। अब आगे जाके ये जो माल्टोज है ये हमारे बेसिकली स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके ये फिर ब्रेकअप हो जाएगी विद अ सीरीज ऑफ एंजाइम। जैसे वहाँ पे सीरीज ऑफ एंजाइम कौन कौन से आ जाएंगे, पैंक्रियाज से निकलने वाला हमारा पैंक्रियाटिक अमाइलेज हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा हमारा जो है शुक्रेज एंजाइम हो जाएगा। ये क्या करेंगे, ब्रेक कर देंगे स्टार्च को किसके अंदर, इन द ग्लूकोज मॉलिक्यूल। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें प्रोटीन का, तो प्रोटीन जो है वो कहाँ पर ब्रेक हो रहा है, प्रोटीन जो है इसको ब्रेक करने के लिए सबसे पहले जो एंजाइम है कहाँ रिलीज़ हो रहा है, वो रिलीज़ हो रहा है हमारे स्टमक के अंदर। कौन सा एंजाइम, पेप्सिन का। पेप्सिन जो होता है वो इनको पेप्टोन्स के अंदर कन्वर्ट कर देता है। फिर पेप्टोन्स को ब्रेक डाउन करना अमीनो एसिड के अंदर, ये काम किसका होता है, पैंक्रियाटिक, जो पैंक्रियाज के अंदर रिलीज़ होते हैं प्रोटीएज एंजाइम उनका, प्लस सक्कस एंटेरिकस में से जो एंजाइम रिलीज़ होते हैं उनका। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो आता है इसके अंदर हमारा, हाउ इज़ द स्मॉल इंटेस्टाइन डिज़ाइन टू एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फूड। स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है वो डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करने के लिए कैसे डिज़ाइन बना होता है, कैसे वो कर सकता है। तो इसके लिए मेन जो है वो क्या होगा हमारा, एज यू ऑल नो कि देयर आर अ लार्ज अमाउंट ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, उसमें जो है बहुत सारे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। दीज आर कॉल्ड एज ए विलाई विच इंक्रीज द एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया, जो फोल्ड हो रखे हैं, देखिए इस तरीके से हमारी विलाइज प्रेजेंट होती हैं इंटेस्टाइन के अंदर। अब इनके अंदर और छोटी छोटी इस तरीके से माइक्रो विलाइज जो हैं वो क्या है, प्रेजेंट है। तो क्या कर रहे हैं, जो सरफेस एरिया उसके एब्जॉर्प्शन का उसको ये इंक्रीज करते हैं। नेक्स्ट वन, विलाई आर हाईली वस्कुलर कंटेनिंग ब्लड कैपिलरीज, और ये जो एरियाज़ हैं इन एरियाज़ के बीच में बहुत एक्सेस के अंदर ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं, कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं। हमारी जो ब्लड वेसल होते हैं उनकी जो थिन फॉर्म है जहाँ पे आके वो कंबाइन अप हो जाती हैं, हम लोग उनको नाम देते हैं कैपिलरीज का, वहाँ पर ये मीट आउट करती हैं। एज यू ऑल नो इन 9th स्टैंडर्ड आप लोगों ने स्टडी कर रखा है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो एपिथेलियल टिश्यू का बना हुआ है हमारा, ठीक है, तो बहुत ही थिन होता है। और जो माइक्रोविलाई है फिर वो एब्जॉर्प्शन करती हैं एंड दे ऑल्सो इंक्रीज द सरफेस एरिया। तो मेन क्या होता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, वो होता है विलाई, जो क्या करता है हमारा जो सरफेस एरिया उसको इंक्रीज करता है। नेक्स्ट हमारे आते हैं क्वेश्चंस जो कि हमारे आते हैं रेस्पिरेशन के टॉपिक कवर अप होने के बाद एट पेज नंबर 105, ठीक है, ये हमारे आते हैं पेज नंबर 105 के ऊपर। अब पेज नंबर 105 पे जो पहला क्वेश्चन हमारा आता है अकॉर्डिंग टू रेस्पिरेशन, वो है जो आपका मैंने डिस्कस किया था ड्यूरिंग द लेक्चर ऑल्सो, व्हाट एडवांटेज ओवर एन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म डज अ टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म हैव विद रिगार्ड टू ऑब्टेनिंग ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। यानी कि जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है जो पानी में रहते हैं, लाइक द फिशेज़ हैं, ठीक है, फिशेज़ जो होती हैं वो जो रेट ऑफ रेस्पिरेशन उनका होता है ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने का, वो लेस होता है एज़ कम्पेयर टू द टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म जो लैंड के ऊपर रहते हैं उनसे। क्यों, एडवांटेज क्या है, तो ऐसा क्या एडवांटेज है हमारे पास कि हमारा जो रेस्पिरेशन का रेट होता है वो स्लो है, हम ज़्यादा ऑक्सीजन लेते हैं, ज़्यादा एफिशिएंट हैं एज़ कम्पेयर टू द एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा हमारा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये देखिए इसके अंदर हमारा हो जाएगा कि जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स हैं, बेसिकली टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म ये ऑब्टेन कहाँ से करते हैं, ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं, ये डायरेक्टली लेते हैं फ्रॉम द एयर, ठीक है। बट जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये ऑब्टेन करते हैं ऑक्सीजन कौन सी,
डिज़ोल्व फॉर्म फ्रॉम द वाटर, वाटर के अंदर जो डिज़ोल्व ऑक्सीजन है ये उसको यूज़ करते हैं। सिंस द अमाउंट ऑफ वाटर डिज़ोल्व इन ऑक्सीजन, जितनी वाटर की अमाउंट उसके अंदर डिज़ोल्व होती है वाटर के अंदर वो फ्री एयर से कम होती है, ठीक है। तो अगर वो फ्री एयर से कम है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो ब्रीदिंग रेट है वो एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स का हायर हो जाएगा दैन द टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। तो मेन डिफरेंस क्या है, ऐसा क्यों होता है कि वी आर टेकिंग द फ्री ऑक्सीजन डायरेक्टली फ्रॉम द एयर एंड द एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म दे वर टेकिंग द डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंट वेज इन विच ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज टू प्रोवाइड एनर्जी इन वेरियस ऑर्गेनिज्म, यानी कि ग्लूकोज किस तरीके से ब्रेक होता है अलग अलग ऑर्गेनिज्म के अंदर फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। तो ये देखिए जो मेन हमारा रिएक्शन चलता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन, तो इसमें क्या चलता है कि जो ग्लाइकोलाइसिस है, ग्लूकोज है, वो बाय द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस किस में कन्वर्ट होता है, पायरुविक एसिड के अंदर। पायरुविक एसिड जो होती है इसका रिजल्ट क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मॉलिक्यूल। क्रैब साइकिल जो होती है ये प्लांट्स में चलती है, नॉर्मल ह्यूमन बींग्स में नहीं चलती है किसी के अंदर भी, ओनली इन प्लांट्स होती है। तो मेन स्टेप अगर हम लोग देखें तो मेन स्टेप हमारे क्या हो जाएंगे इसके अंदर कि हमारा जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बेसिकली ब्रेक हो रहा है किसके अंदर, पायरुवेट के अंदर। कौन से प्रोसेस से, बाय द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। अब ग्लाइकोलाइसिस होने के बाद आप लोग देखें कि यहाँ पर हमारे जो हैं 3 अलग अलग प्रोडक्ट निकलेंगे, किसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस वेदर द ऑक्सीजन इज प्रेजेंट और वेदर द ऑक्सीजन इज एब्सेंट। तो सबसे पहले वाला जो हम लोग देखते हैं वो हम लोग स्टडी करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या होता है। इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ये प्रोसेस कहाँ पे चल रहा है, इन माइटोकॉन्ड्रिया। ग्लूकोज जो है किस में कन्वर्ट हुआ है, पायरुवेट के अंदर, ठीक है। और पायरुवेट किस में कन्वर्ट हो जाएगा फिर, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। एनर्जी के यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल्स रिलीज होते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 38 मॉलिक्यूल ऑफ ATP, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं किसका, अबाउट द एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एनएरोबिक रेस्पिरेशन के लिए हम लोग इसके अंदर देखते हैं तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन में क्या हो जाएगा, दैट मीन्स इट इज़ इन द लैक ऑफ ऑक्सीजन। तो पायरुवेट जो है वो कन्वर्ट होता है लैक्टिक एसिड प्लस अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी इन ह्यूमन बीइंग मसल सेल्स के अंदर, अदर ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो कि हमारे हर्बीवोरस कैटेगरी के हैं। रीज़न क्या होता है कि जो क्रैम्प्स बनते हैं हमारी मसल्स के अंदर, व्हेन लेस अमाउंट ऑफ कार्बन ऑक्सीजन इज सप्लाइड टू देम, अगर प्रॉपर ऑक्सीजन उनको नहीं मिलती है उसकी वजह से क्रैम्प्स बनने शुरू हो जाते हैं। तो वो किसकी वजह से होता है, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड विच इज़ द रिजल्ट ऑफ एनएरोबिक रेस्पिरेशन। प्लांट्स के अंदर जो ग्लूकोज है वो फाइनली किस में कन्वर्ट हो रही है, इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड में, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन की एब्सेंस चल रही है। तो ये प्रोसेस किस लिए हो रहा है हमारा, बेसिकली क्यों हुआ, व्हेन द प्लांट इज ओवर्ड विद वाटर, ठीक है। यानी कि मान लो फ्लड की कंडीशन, आप लोगों को पता है कि फ्लड की कंडीशन में क्या होता है कि चारों तरफ पानी पानी है एक्सेस के अंदर, तो जो सॉइल है उसके अंदर प्रेजेंट, जो सॉइल के अंदर प्रेजेंट वाटर, जो हमारे एयर के मॉलिक्यूल्स हैं वो बबल्स के फॉर्म में वहाँ से एस्केप हो जाते हैं, जिसकी वजह से सफिशेंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, गैसेस का एक्सचेंज नहीं हो पाता है। तो उसकी वजह से हमारी जो प्लांट्स की रूट्स होती हैं वो एनएरोबिक रेस्पिरेशन करती हैं और उसका रिजल्ट क्या होता है, इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। और ये हमारा ईस्ट जो है इनके अंदर भी चलता है, एज यू ऑल नो ईस्ट क्या है हमारा, दिस इज़ अ फंगस। तो फंगस जो होते हैं उनके अंदर रेस्पिरेशन कौन सी चलेगी, एनएरोबिक रेस्पिरेशन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज़ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग के अंदर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड कैसे ट्रांसपोर्ट होती है। तो हम लोगों ने पहले भी डिस्कस करा था कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ ज्वाइन करके फिर ट्रांसफ़र होती हैं, एंड एज वेल एज कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाइकार्बोनेट आयंस के फॉर्म में भी ट्रांसफ़र होती है। लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, हाउ आर द लंग्स डिज़ाइन इन ह्यूमन बीइंग टू मैक्सिमाइज द एरिया फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो इसके अंदर हमारा कॉन्सेप्ट किसका आएगा, एल्वियोलाई का।
तो इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर देखते हैं अब हम लोग। फर्स्ट वन है हमारा ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन ह्यूमन बींग्स। 97% जो ऑक्सीजन है वो कैरी होती है किससे? बाय हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन उसको कैरी करता है, ठीक है। अगर हीमोग्लोबिन उसको कैरी कर रहा है तो हीमोग्लोबिन कैरी करने की वजह से बेसिकली क्या हो जाएगा, इसके अंदर ये क्या बनेगा? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाएगा। ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहाँ पे? एरिथ्रोसाइट यानी कि आरबीसी के अंदर बनेगा। ऑक्सी हीमोग्लोबिन के थ्रू हमारी जो लंग्स हैं वहाँ से ऑक्सीजन जो है कैरी होके कहाँ चली जाएगी? टू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। 3% जो बचती है, ठीक है, 3% जो ऑक्सीजन हमारी बचती है वो कहाँ पे जाती है? ब्लड प्लाज्मा के अंदर डिज़ोल्व हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट किसके बारे में आता है हमारा? नेक्स्ट अबाउट द कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये 3 फॉर्म में ट्रांसफ़र होती है, बायकार्बोनेट, कार्बोइमिनो हीमोग्लोबिन एंड डिज़ोल्व इन प्लाज्मा। बायकार्बोनेट जो है ये सबसे ज़्यादा ट्रांसफ़र करता है, अबाउट 70 to 85%, ठीक है। जो ब्लड प्लाज्मा है उसके अंदर बायकार्बोनेट आयंस फॉर्म होते हैं। ये सोडियम और पोटेशियम पंप चलता है बॉडी के अंदर, उसके थ्रू ये इसको ट्रैवल करवाते हैं एंड दैट इज़ बियॉन्ड योर स्कोप। सेकेंड है हमारा कार्बिनो हीमोग्लोबिन, यानी कि कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन का जो कंटेंट है, यानी कि जब ऑक्सीजन जो है वो रिप्लेस हो जाती है बाय कार्बन डाइऑक्साइड तब हमारा ये कंपोनेंट जो है इसकी फॉर्मेशन होती है। और इसकी फॉर्मेशन जब होती है तो कितने परसेंट लेके जाता है? 10 to 23% ओनली, ठीक है। लास्ट वन डिज़ोल्व फॉर्म इन प्लाज्मा जो कि 5 to 7% है। तो हमारा ऑक्सीजन किससे कैरी होता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में एंड डिज़ोल्व फॉर्म इन ब्लड प्लाज्मा, और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे 3 फॉर्म के अंदर जो है वो ट्रांसफ़र होता है। अब लास्ट क्वेश्चन था हमारा इसके अंदर, वो है हाउ लंग्स आर डिज़ाइन, कि लंग्स कैसे डिज़ाइन हो रखे कि मैक्सिमम गैसेस का वो एक्सचेंज जो है इजीली कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारा क्या आ जाएगा? मैक्सिमम वो जो एक्सचेंज करते हैं उसका। इसके अंदर हम लोग जो है स्टडी करते हैं किसके बारे में? बेसिकली वी वर गोइंग टू स्टडी अबाउट ह्यूमन बींग्स हैव हाईली ब्रांच्ड। हमारी जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है उसके अंदर ट्यूब्स बनी हुई है बहुत सारी। तो प्राइमरी ब्रोंकस जो है वो किस में कन्वर्ट होता है? सेकेंडरी ब्रोंकाई के अंदर। सेकेंडरी ब्रोंकाई टेरिटरी ब्रोंकाई में, और टेरिटरी ब्रोंकाई फाइनली कन्वर्ट होते हैं किसके अंदर? दे विल गेट कन्वर्टेड इनटू एल्वुलाई। वो एल्वुलाई के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। एल्वुलाई जो होती हैं उनकी क्या होती है भाई? बिल्कुल थिन वॉल होती है। थिन वॉल के अंदर क्या है? एक्सेस नेटवर्क कैपिलरीज प्रेजेंट है, और उस एक्सेस नेटवर्क कैपिलरी प्रेजेंट होने की वजह से बेसिकली क्या होता है हमारा कि जो सरफेस एरिया फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस वो हमारा क्या हो जाता है? फिर इंक्रीज़ हो जाता है। और उसके बाद जो हमारी एल्वुलाइज होती हैं वो इंटरनली इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, ऐसी कंजस्टेड होती हैं एक दूसरे के अंदर कि उसका टोटल जो एरिया है अगर हम लोग उसको एक्सपैंड करके देखें तो कितना एरिया हमारा? 80 स्क्वायर मीटर का। तो मेन साइड क्या होगी गैसेस एक्सचेंज की? वो होती है हमारी एल्वुलाई, बट दे वर द पार्ट ऑफ लंग्स। तो अकेले में एल्वुलाई को जो है इसका पार्ट नहीं बोल सकते, ठीक है। तो ओवरऑल इस पूरी वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन आंसर कवर अप किए हैं अपने एनसीईआरटी के 3 अलग अलग डिफरेंट पेजेस के, एंड विच वर इंक्लूडिंग द 3 टॉपिक्स: द इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर, न्यूट्रिशन एंड रेस्पिरेशन। ये जो वीडियो है आपने देखने भी हैं, एंड क्वेश्चन आंसर्स जो हैं आपको वीडियो से पेन डाउन करने हैं। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग द वीडियो।